आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें हैवानियत की सारी हदें पार हो गई है। इसमें एक भतीजा अपनी ही चाची के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने खुद आज तक ऐसी कोई सच्ची घटना नहीं सुनी है जिसमें एक भतीजा अपने चाची के साथ ऐसा हैवानियत भरा काम करता है जिसमें उसकी पूरी तरीके से शरीर को बर्बाद कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। आज की यह सच्ची घटना सुनने के बाद आपको दिल्ली का निर्भया रेप हत्याकांड जरूर याद आ जाएगा। जैसी हैवानियत उस लड़की के साथ की गई थी, कुछ ऐसा ही आज की सच्ची घटना में हुआ है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस भतीजे को अपनी चाची से एक बदला लेना था, उसे सजा देनी थी। तो ये पूरी घटना क्या है, कहाँ की है, पूरी सच्ची कहानी मैं आपको शुरू से विस्तार में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इस सच्ची कहानी की जानकारी हो जाए। और अगर आप फतेहपुर के हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने पूरे फतेहपुर में वीडियो को शेयर कर दो ताकि फतेहपुर के लोग भी जान सके कि हैवानियत कहाँ तक बढ़ गई है और इससे सतर्क भी रहना है और सबको अपने आप से बच के भी रहना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, पीके स्टोरी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि इस तरीके की जितनी भी सच्ची घटना से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। फतेहपुर में ही एक खागा तहसील पड़ता है जिसके अंतर्गत एक डला गांव आता है। यह सच्ची घटना इसी गांव की है। इस गांव में एक इंद्रसेन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम नीतू था। सोमवार 28 जुलाई को नीतू शाम को सब्जी लेने के लिए घर से निकलती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है उसका भतीजा सर्वेश, जिसकी उम्र 25 साल है, वह भी बाजार जाने वाला होता है। वह खुद कहता है, चाची एक काम करते हैं, हम दोनों साथ ही चलते हैं क्योंकि हम दोनों को ही सब्जी लेनी है। इस बात पर नीतू तैयार हो जाती है और अपने भतीजे सर्वेश के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। जब ये दोनों घर से निकलते हैं तब उस वक्त 4 बजे हुए होते हैं, लेकिन रात हो जाती है। 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, पर नीतू वापस लौटकर घर नहीं आती है। इस बात पर इंद्रसेन, नीतू का पति, को थोड़ा टेंशन होने लगती है। आखिरकार नीतू वापस क्यों नहीं आई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बाजार जाती थी तो हमेशा टाइम से लौट आती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि वह अकेले नहीं गई थी, उसके साथ उसका भतीजा सर्वेश भी गया। तो क्यों न चल के सर्वेश से ही पूछते हैं कि चाची कहाँ गई है और अभी तक क्यों नहीं आई। इंद्रसेन अपने भतीजे के घर पहुँचता है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है देखता है कि सर्वेश वहाँ पर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। वह उसे जगाता है और पूछने की कोशिश करता है, तुम्हारी चाची कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? इंद्रसेन ध्यान से देखता है कि सर्वेश ने बहुत ज़्यादा पी रखी। इंद्रसेन ध्यान से उसको देखता है और एक अजीब सी बदबू आती है जो शराब की रहती है। वो ध्यान से देखने के बाद उसको लगता है कि यह बहुत पिए हुए है और पी के धुत पड़ा हुआ है। वह नशे की हालत में पूरी तरीके से धुत है, इसलिए वो कुछ भी जवाब सही से नहीं दे पाता। इसलिए इंद्रसेन जो है थोड़ी देर उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वेश कोई भी सही से जवाब नहीं देता है। तो इंद्रसेन वहाँ से घर वापस चला जाता है। अब इंद्रसेन अपने पत्नी को बार बार फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। पूरी रात इंतज़ार में बीत जाती है, लेकिन उसकी पत्नी वापस नहीं आती। सुबह होते ही वह अपने गांव के आसपास के लोगों को यह जानकारी देता है कि उसकी पत्नी कल शाम से गायब है। कल बाजार गई थी लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि नीतू कल शाम से अभी तक घर वापस नहीं आई।
थोड़ी देर बाद गांव के ही एक व्यक्ति से खबर आती है कि गांव से कुछ ही दूर पर खेत में झाड़ियों के बीच में एक महिला की लाश पड़ी मिली है। यह बात भी पूरे गांव में फैलती है और जब यह बात इंद्रसेन के कानों तक आती है तो वह तुरंत भागकर वहां पे पहुंचता है और सारे गांव के लोग भी वहां पे इकट्ठा होते हैं। इंद्रसेन देखता है कि हाँ, ये उसकी ही पत्नी है और उसकी पत्नी की हालत इतनी बुरी होती है कि उसकी पत्नी के आधे शरीर पे कपड़े होते हैं और आधे शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं और उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से जख्मी था। ऐसा साफ नज़र आ रहा था कि किसी ने उसके प्राइवेट पार्ट के रास्ते से उसकी आंतें खींच ली थी। पेट का पूरा हिस्सा बाहर की तरह निकल आया हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ मौजूद लोगों की चीखें निकल जाती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, एकदम सकबकिया जाते हैं। तुरंत ही यह खबर पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वे भी सदमे में आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है कि महिला के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। और फिर यहीं से जांच पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस इंद्रसेन से पूछताछ करती है, तुम्हारी पत्नी घर से कब निकली थी और क्या हुआ था। इंद्रसेन सारी बातें पुलिस को बताता है। सोमवार की शाम को मेरी पत्नी नीतू सब्जी लेने के लिए निकली थी। उसके साथ मेरा भतीजा सर्वेश भी गया था, लेकिन सर्वेश तो लौट आया था जबकि मेरी पत्नी वापस नहीं आई थी। और जब उसकी इस हालात में लाश मिली, ये बात आप तक पहुंचाई गई। यह सुनने के बाद पुलिस का पहला शक सर्वेश पर ही जाता है। जाहिर सी बात है, आखिरी बार नीतू को उसी के साथ देखा गया था। पुलिस सर्वेश को हिरासत में लेती है और उसे पूछताछ करना चालू करती है। पुलिस पूछती है, तुम्हारी चाची कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। सर्वेश जवाब देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, हम दोनों साथ बाजार गए थे, सब्जी खरीद रहे थे, लेकिन जब मैं सब्जी खरीद रहा था तभी मेरी चाची मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। वो सामान खरीदते खरीदते गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद सामान लेकर घर चली गई है, तो मैं भी अपना सब्जी लेकर, सामान लेकर अपने घर वापस लौट आता हूँ। जब मैं लौट कर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि चाची अभी तक घर लौट कर नहीं आई है और मुझे इस विषय में सच में कुछ भी नहीं पता है। मैं इस विषय में कुछ भी आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस की नज़र सर्वेश की शर्ट पर चली जाती है। उस पर खून के बड़े बड़े धब्बे लगे रहते हैं और भी गहरा हो जाता है। एक तो आखिरी बार सर्वेश ही उसके साथ था और अब उसके कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं। पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि कातिल यही है। इसके बाद पुलिस सर्वेश से सख्ती से पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछने पर सर्वेश टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वह कहता है, हाँ, मैंने ही अपनी चाची की हत्या की है। पुलिस पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। सर्वेश बताता है, शाम को हम दोनों बाजार गए थे सब्जी खरीदने। फिर सब्जी हमने खरीदी, वापस में मैंने चाची को शराब पीने का ऑफर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी चाची शराब बहुत पीती थी। मैं शराब खरीदता हूँ और हम दोनों गांव से थोड़ी दूर खेत की ओर चले जाते हैं और फिर वहां झाड़ियों के पास बैठकर शराब पीते हैं। मैंने जानबूझकर कम शराब पी और चाची को ज़्यादा पिला दी, जिससे वो पूरी तरीके नशे में आ गई और बेहोश होने लगी। उसी दौरान मैंने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गई और पूरी तरह से बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने उसके कपड़े हटाए, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी आंतें खींच निकाली। चाची बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, लेकिन थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है तो मैंने उसकी लाश वहीं छोड़ दी। पास के नाले में गया, वहां मुंह और हाथ धोया, खून के सारे निशान हटाए और फिर बाजार से सब्जी लेकर अपने घर चला आया। मुझे लगा मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, सबको लगेगा कि किसी अजनबी ने उनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी है। अब पुलिस उससे पूछती है, तुमने इतना जघन्य अपराध
क्यों किया? तुम्हारी चाची से क्या दुश्मनी थी? सर्वेश जवाब देता है, मुझे पूरा शक था कि मेरी चाची ने ही मेरे पिता की हत्या की है। आज से 2 महीना पहले मेरे पिता की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि चाची ने ही मेरे पिता की शराब में जहर मिला दिया था और उस शराब को पीने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता मर गए थे क्योंकि मेरे पिता अक्सर मेरी चाची के साथ बैठकर शराब पिया करते थे। उसी का फायदा उठाकर मेरी चाची ने उनके शराब में जहर मिला दिया और उन्हें मार डाला। मेरे पिता की हत्या मेरी चाची ने की थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी तरीके से अपनी चाची की हत्या करूंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। इसलिए ही मैंने चाची के साथ ऐसा किया है। इसके बाद पुलिस सर्वेश से यह भी पूछती है, क्या तुमने अपनी चाची की हत्या करने से पहले उनके साथ दुष्कर्म भी किया है? इस पर सर्वेश कहता है, नहीं, मैंने ऐसा उनके साथ नहीं किया। मैंने उनके साथ कोई भी गंदा काम नहीं किया है। मैं दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी चीज की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। हालांकि आशंका यही जताई जा रही थी कि सर्वेश ने पहले नीतू को शराब पिलाई, फिर उसके साथ बलात्कार किया और फिर इस बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक नीतू के पति इंद्रसेन ने थाने में मामला दर्ज कराया। घटना के बाद मृतका नीतू के पति इंद्रसेन ने थाने में मामला दर्ज कराया और इंद्रसेन ने सर्वेश को जेल पहुंचवाया और अभी भी सर्वेश जेल में है। अपराधी को अपराध करने की सजा तो मिलती ही है और ऐसा घिनौना अपराध अगर कोई करे तो मेरा तो ये मानना है कि उसको तो सीधा फांसी की सजा दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी हत्याएं होती रहेगी तो ऐसी हत्याओं को देख के दूसरे लोग भी करने की कोशिश करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें सीख जाते हैं। तो वो लोग ऐसी चीज़ें न सीखें, ऐसे कांड वो भी ना करें। तो इसलिए अपराधी को हमेशा मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, उसको भी फांसी ही की सजा देनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि हो सकता है उसकी चाची ने उसकी पिताजी को शराब में जहर डाल के पिलाया हो, लेकिन इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं था। एक अनुमान केवल उसके पास था, एक शक था उसके पास कि उसके पिता को उसकी चाची ने ही शराब में जहर डाल के उनको मार दिया था, जबकि उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। ना ही उसको कोई यकीन पता था, ना ही उसको कोई एकदम यकीनन पता था, ना ही उसके पास ऐसा कोई सबूत था जिससे उसको ये चीज़ें पता हो। अगर आपको सच में पता हो कि किसी व्यक्ति ने किसी को मारा है, आपके घर के वालों को मारा है, तो आप उस पर आप खुद अपराध नहीं करेंगे, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कानून इसीलिए बना है ताकि आप अपराध ना करें, अपराधी जो करे उसको अपराधी को सजा मिले। क्योंकि अगर आप भी अपराधी की तरह अपराध करेंगे तो आप भी अपराधी ही कहलाएंगे। तो ऐसे दुष्कर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, वो भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये तो मेरा कहना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ऐसे काम करने वालों को, ऐसे दुष्कर्म करने वालों की कौन सी सजा मिलनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। दोस्तों, जब मैं यह सच्ची घटना को पढ़ रहा था और सुन रहा था, मेरे तो सच में एकदम रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मुझे तो यही लग रहा था कि आखिरकार कोई आदमी, कोई इंसान बदले की भावना में इतना हैवानियत, इतना राक्षस कैसे हो सकता है। वो जानवरों से भी बुरा सलूक कर सकता है। उसके हाथ जरा से भी नहीं कांपे अपनी ही चाची के साथ ऐसा घिनौना काम करने से पहले। सर्वेश जैसा इंसान कहलाने लायक नहीं है। ऐसे अपराधी को तो फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए और यह सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। क्योंकि सर्वेश ने जो अपराध किया है वो सिर्फ शक के आधार पे किया है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पीके स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इस तरह की जितनी भी सच्ची घटनाएं मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो फतेहपुर के हैं या जो फतेहपुर को जानते हैं।
तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, मस्त रहिए और मौज कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।